हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 25 नवंबर 2025 ईस्वी। 25 नवंबर 25 है आज। 25 नवंबर 25, बस एक महीना और 5 दिन आप जोड़ लीजिए, 35 दिन, फिर आप 2026 में होंगे और जनवरी में आपका स्वागत करूँगा। तो 25 नवंबर 2025 है आज, और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। एक और साल बीत रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके, तैयारी कर करके, जितनी मेहनत हो करके कृपया जॉब लेकर के निकल जाएं। ये जो क्षेत्र है कंपटीशन का, ये और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिस्पर्धा आने वाली है। जॉब बहुत बहुत सारे जगहों पर कम हो रही है, अब प्राइवेट में भी। तो ये सब के सब लोग कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही आएंगे। तो कंपटीशन इस क्षेत्र में बढ़ने वाला है बंधुओं, तो इसलिए कृपया करके सही से तैयारी करें। आज का सबसे पहला न्यूज़ क्या है कि दुनिया में कहीं पर कोई आग भी जलाता है तो धुआं उड़ करके दिल्ली ही आ जाती है। तो वही हुआ है कि इथियोपिया जो है देश, आपने सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। यहाँ पर 10,000 वर्षों के पश्चात से एक ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है, और उसके इरप्ट होने के बाद उसका राख और धुआं जो है वो भारत की तरफ आ रहा है। भारत में भी गुजरात, राजस्थान से प्रवेश करते हुए दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानों में बिल्कुल ही फैल जाएगी। ऑलरेडी प्रदूषण से चौक है ये पूरा इलाका। आप अगर पटना में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, पॉल्यूशन बराबर ही है ना। कहीं पर भी AQI कोई सही नहीं है। दिल्ली में अगर 600 है AQI, तो आपके घर के बगल में जो पटना है वहाँ पर 500 है। कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। बस ये है कि दिल्ली को लेकर के न्यूज़ ज़्यादा बनते हैं, बाकी जगह के इलाकों को इग्नोर कर दिया जाता। कुछ दिन पहले ही मैं बनारस जब गया था दिल्ली से, तो कहीं पर भी, यहाँ से लेकर के बनारस के गंगा घाट तक, कहीं पर भी आपको नीला आसमान नहीं दिखता है। वो पॉल्यूशन ही उसका कारण होता है। आपको लग रहा होता धुंध है, लेकिन दरअसल वो स्मॉग होता है। ठीक है, बहुत ही डेंस हो गया है ये सिचुएशन। तो इस ज्वालामुखी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये भी है कि जो पृथ्वी है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे दक्कन के एरिया में जहाँ पर प्राथमिक सेलें पाई जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेल जिनको कहा जाता है, आग्नेय चट्टान जिसको कहा जाता है, वो भी तो किसी न किसी ज्वालामुखी से ही उत्पन्न है। लाखों वर्ष पहले वहाँ पर भी ज्वालामुखी थी। तो क्या फिर से कभी इरप्शन हो सकता है क्या? कौन जाने कब क्या हो जाए। तो इस इलाके के बारे में ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन सा इलाका है, क्या है, क्यों इसको पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के समान इस इलाके को माना जाता है। बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हीट, पानी का बिल्कुल अभाव, नमक का मैदान, नमक ही नमक चारों तरफ दिखते हैं। सबसे दुनिया का जो गर्म विलेज है वो भी यहीं पर विद्यमान है। तो इस न्यूज़ को हम लोग देखें। उससे पहले जो हम न्यूज़ आज हम लोग कवर करेंगे वो है कि बिहार की महिलाओं में माँ के दूध में, मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें यूरेनियम के अंश पाए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल इसको छापा था। उसके बाद सभी जगहों पर इस न्यूज़ को देख सकते हैं आप लोग, और देखेंगे कि उसका कारण क्या, उसका परिणाम हो सकता है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। कल मैंने GS2 का डे 2 का वीडियो अपलोड किया था। पॉलिटी का, संविधान की विशेषताओं को मैंने पढ़ाया था। अनफॉर्चुनेट है क्या कि पढ़ने वाले वीडियोज़ BPSC में कम देखे जाते हैं। BPSC में ये ट्रेंड रहा है। UPSC के लिए अगर आप पढ़ाते हो तो आपके पढ़ने वाले वीडियोज़ पर अधिक व्यूज़ होते हैं, लेकिन BPSC के लिए अगर आप पढ़ाते हैं तो आपके पढ़ाने वाले वीडियोज़ को कम लोग देखते हैं। सभी चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। किसी भी चैनल पर आप जाएंगे, जो वाकई कंटेंट होता है पढ़ने वाला, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। गाइडेंस और अगरम बगरम जो वीडियो होता है, अभी मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूँ, मेंस कट ऑफ, तो ढेर सारे लोग आ जाएंगे देखने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपका सही से सिलेक्शन होगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बंधुओं सिलेक्शन के लिए, जैसे भी पढ़ें आप। ठीक है, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला न्यूज़ यही है कि माँ के दूध इत्यादि में यूरेनियम पाया गया। यूरेनियम सुनते ही हम लोगों को लगता है कि पेट में परमाणु बम आ गया है क्या? ऐसा नहीं होता है। यूरेनियम भी बस एक एलिमेंट है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है, इसलिए ख़तरनाक माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यूरेनियम का मतलब परमाणु बम ही होता है। यूरेनियम के बहुत सारे सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हैं। देखेंगे कि क्या है, क्या वाकई चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो अवश्य ही है। लेकिन क्या यह दूध जो दूध है वह प्रदूषित हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसको भी हम लोग देखेंगे कि WHO क्या कहता है, और सबसे बड़ी चीज़, इसके कारण क्या है। क्या इसका प्राकृतिक कारण भी है या मानव निर्मित कारण है?
बिहार के कई जिलों में 40 स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध के नमूनों की जांच की गई। सभी नमूनों में यूरेनियम 238 पाया गया है। क्या पाया गया? यूरेनियम 238। ये भी याद रखिएगा। अब जरा यहाँ पर रुकिए। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि केवल बिहार का ही ये नहीं है, बल्कि अगर और भी स्टेट में हम अगर इसका सर्वेक्षण करें तो और भी स्टेट में पाए जाने की पूरी संभावना है। वहाँ पर भी यूरेनियम 238 माताओं के दूध में पाया जा सकता है। यूरेनियम की मात्रा जो है 0 से 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक है। माइक्रोग्राम यानी कि 10⁻⁻6 होता है बंधुओं। यह पीने के पानी की अनुमानित सीमा WHO के अनुसार से 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से काफ़ी कम है। WHO कहता है कि अगर किसी पानी में 30 माइक्रोग्राम या उससे कम का यूरेनियम प्रदूषण मौजूद है, यूरेनियम की इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। जो दूध में पाया गया है वो कितना है? तो आपका पाया गया है 5.25 माइक्रोग्राम पाया गया है 1 लीटर के दूध के अनुसार। ओके, 30 माइक्रोग्राम पानी में अगर पाया जाता है तो वहाँ तक WHO की सीमा है। ये आपको ज़रूर ही याद होना चाहिए। सबसे अधिक प्रदूषण खगड़िया जिले, खगड़िया के बारे में तो जानते ही होंगे। सबसे अधिक व्यक्तिगत स्तर पर कटिहार जिले में पाया गया है। कटिहार जिले जो है, कटिहार का बिहार का पूर्वी भाग जो है वहाँ पर यह सबसे अधिक पाया गया है। और उसके अलावा औसत अगर देखें, एवरेज देखें तो सबसे ज़्यादा खगड़िया में यह मौजूद है। स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन 70% शिशुओं में HQ > 1 पाया गया है, जो गैर कैंसर संबंधी जोखिम को दर्शाता है। लेकिन कुल मिलाकर माताओं और शिशुओं पर वास्तविक प्रभाव न्यूनतम होने की संभावना है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि इसका कोई खास निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि हमें यहाँ पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है, किन कारणों से हुआ है और उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या इसका शॉर्ट टर्म में समाधान करना चाहिए। सबसे पहला जो शॉर्ट टर्म में समाधान है वो क्या है? RO जैसे सिस्टम का उपयोग बृहत स्तर पर बिहार में भी अब करना चाहिए। हम भी बिहार में ही रहे हमेशा से ही, तो बिहार में ऐसा नहीं था। पहले हम हैंडपम्प से डायरेक्ट पानी निकाल करके आसानी से पी सकते थे, और अभी भी हम लोग हैंडपम्प के पानी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन अब RO लगाना पड़ गया। आपको भी जहाँ पर भी संभव हो वहाँ पर ज़रूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार में भौम जल प्रदूषण बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, जिसके कारण से हैंडपम्प का पानी जो आपको साफ दिखता है, वास्तविकता में उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आपको गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि प्राकृतिक कारण। आंसर राइटिंग में ये लिखना होता है ना आपको। फिर लिखना होता है मानव निर्मित कारण। जैसे कि मान लीजिए आपसे प्रदूषण ही सवाल पूछा जाए कि प्रदूषण के कारणों को बताइए, तो वहाँ पर 2 भागों में बांटना होता है। कौन सा? नेचुरल कॉज क्या क्या है और मैन मेड कॉज क्या क्या है, कौन कौन से कारण हैं, इस प्रकार से बांट करके लिखा जाता है। एवरेज और सही आंसर में यही अंतर होता है, जो आपको सीखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं हो सकता है। प्राकृतिक भूवैज्ञानिक कारण, सबसे बड़ा कारण इसी को माना जा रहा है कि बिहार के जो नीचे भूवैज्ञानिक चट्टानें हैं, भौतिक चट्टानें मौजूद हैं, कई सारे रॉक्स हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के अंश पाए जाते हैं और वह सने सने धीरे धीरे करके वो घुलते हैं जल में, जिसके कारण से जल प्रदूषण यहाँ पर होता है। बिहार के कई इलाकों में ज़मीन के नीचे ग्रेनाइट व ग्नाइस की, जिसको ग्नीस कहा जाता है, चट्टानें हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से यूरेनियम 238 मौजूद होता है। बारिश का पानी इन चट्टानों से रिसकर भूजल में घुल जाते हैं और यूरेनियम को साथ ले आते हैं। इसके कारण से यूरेनियम संदूषण शब्दावलियाँ हैं ये सब। यूरेनियम प्रदूषण, यूरेनियम इम्प्योरिटीज़, ये सब कुछ यूज किया जाता है। ये आपको पानी में दिखता है। गंगा के मैदानी इलाकों में ऑक्सीजन युक्त पानी और कार्बोनेट की अधिकता के कारण से यूरेनियम आसानी से घुल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, बक्सर और भोजपुर हैं। जरा इन जिलों को ध्यान से देखिए। क्या इसमें गया का नाम आया? क्या इसमें राजगीर का नाम आया? क्या इसमें औरंगाबाद का नाम आया? नहीं, क्योंकि वो जल के बहुतायत वाले ज़िले नहीं हैं। ये सारे वैसे ज़िले हैं जहाँ पर जल बहुतायत में मौजूद है, जैसे खगड़िया, कटिहार,
भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, ये सब के सब जो हैं जल के बहुतायत वाले इलाके हैं और यहीं पर यह प्राकृतिक कारणों से देखा जाता है। अगला जो है फॉस्फेट उर्वरक का अंधाधुंध इस्तेमाल। यह मानव निर्मित कारणों में पहला कारण माना जाता है। बिहार के खेतों में बहुत ज़्यादा डीएपी आपने भी यूज किया होगा और एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद डाले जाते हैं। इन खादों में यूरेनियम की अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो मौजूद होते हैं कई बार, जिसके कारण से वो खेतों में रह जाते हैं और फिर हमारे खाद्य प्रणाली के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सालों तक खाद जमीन में डालने से यूरेनियम मिट्टी में जमा होता है और फिर भूजल में चला जाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि फॉस्फेट खाद यूरेनियम प्रदूषण का 20 से 30% योगदान देता है और फॉस्फेट का तो डीएपी और एनपीके में जम के उपयोग किया जाता है, हर जगह ही किया जाता है। बिहार छोड़िए, पंजाब में नहीं होता क्या, उत्तर प्रदेश में नहीं होता क्या, वहाँ पर भी अगर जाँच की जाए तो वहाँ पर भी ये पाया जाएगा। ये एक बड़ा ही कंसर्न है। मैन मेड कारण में इस कारण को आप सबसे पहले लिखिएगा एग्जामिनेशन में। अगला जो है कोयला जलाना और ईंट भट्ठे। कोयला में भी थोड़ी मात्रा में, कोयला के खाद्यान्नों में थोड़ी मात्रा में इम्प्यूरिटीज होती है। बिहार में हजारों ईंट भट्टे कोयले से चलते हैं। उनकी राख में यूरेनियम जमा होकर के बारिश के पानी से घुल करके वह भौम जल को प्रदूषित करता है और इसके माध्यम से यह हमारे आहार तक पहुंच जाता है। अनियंत्रित भूजल दोहन, पानी का अतिशय दुरुपयोग। बहुत ज़्यादा बोरिंग और ट्यूबवेल लगाने से भूजल का स्तर धीरे धीरे नीचे चला गया है। नीचे के परतों में ऑक्सीजन बढ़ने से यूरेनियम और तेज़ी से घुलता है, जिसके कारण से क्या होता है भाई, धीरे धीरे करके तो इम्प्यूरिटीज शामिल होती जाती है। बिहार में कोई बड़ा खनन या प्लांट्स अभी तो मौजूद नहीं है जिसके कारण से प्रदूषण हो, तो यही जो ऊपर मैंने आपको कारण बताए हैं उन्हीं से प्रदूषण होता है। इसको ज़रूर याद रखना चाहिए आपको। और कहाँ कहाँ पर हुआ है, किन किन इलाकों में हुआ है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला ये टॉपिक है कि वोल्केनो इरप्ट्स इन इथियोपिया आफ्टर 10,000 ईयर, स्मोक रीच्ड इंडिया। रीच इंडिया मतलब दिल्ली एनसीआर और यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर भारत के मैदानों में। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपके पास है ऑप्शंस छोड़ने का तो कृपया छोड़ दीजिए। नहीं है ये वाकई, आप 700 AQI में सांस लेते हैं। पटना में भी रह रहे हैं तो भी यही कंडीशन है। गांव घर में रह के तैयारी अब संभव है बंधुओं, वो तो माया जाल है जिसने आपको ग्रसित किया हुआ है मेरे जैसे। तो पटना में भी 500 AQI का मतलब क्या होता है, उसमें PM 2.5 और PM 10 ये बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। PM 2.5 मतलब बहुत ही छोटा सा कण हो गया। सुन लीजिएगा प्रदूषण किस प्रकार से इम्पैक्ट डालता है। जिम अगर जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपके फेफड़े को बहुत भीषण नुकसान पहुंचा सकता है। PM 2.5 जो होता है ये प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है। एक दिन और मैंने बताया था, प्लेसेंटा यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके फेफड़े तक भी ये पहुंच सकता है। आपके ब्लड में घुल सकता है PM 10 और PM 2.5 और हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की जो समस्या सुनते हैं वो इसके कारण से होती है। ठीक है, तो ये आपके फेफड़े को, आपके ब्लड को, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉल्यूशन में ज़्यादा तला बघारा नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड पर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव है इन प्रदूषण को सोखने के लिए, है ना। तो अगर आप और ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो और भी ज़्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ता है। तब ये प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ने वाला है। क्यों भाई, ऑलरेडी है और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इथियोपिया का जो स्मोक है वो भी दिल्ली ही आ रहा है, मतलब भारत ही आ रहा है और भारत के पश्चिम भागों से प्रवेश करेगा, खासतौर से गुजरात, राजस्थान के इलाके और वहाँ से होते हुए उत्तर भारत के मैदानों की ओर आ रहा है। ये देखिए क्या होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो देखेंगे, लेकिन संभव हो तो ज़रूर ही दिल्ली से निकल जाइएगा। और इसके कारण नहीं, इस धुएं के कारण नहीं, बल्कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मैं खुद सोच रहा हूँ अब इस जगह को छोड़ दें। इथियोपिया में 10,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा है, राख का धुआं भारत पहुँच रहा है। उत्तरी इथियोपिया की हाइली गुब्बी इलाका, हाइली गुब्बी ज्वालामुखी का नाम है, हाइली गुब्बी इसको कहा जाता है। अफार क्षेत्र, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यह दूसरा ग्रह जैसा प्रतीत होता है। नासा ने एक बार कई सारे रिसर्च यहाँ पर किए थे, उसको मंगल ग्रह जैसा वातावरण चाहिए था, बहुत ही कठोर, तो उसने यहाँ पर रिसर्च किए थे। देखिए ज़रा मैप पर पहले इथियोपिया को देखिए,
ये इथियोपिया है, ये इथियोपिया है। इसके पूरब में सोमालिया है, पूरब में सोमालिया है, सोमालिया। ये केनिया है, यहाँ पर केनिया। ये साउथ सूडान है, साउथ सूडान से इसकी सीमा लगती है। ये सूडान से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर एरिट्रिया से इसकी सीमा लगती है और जिबूती से इसकी सीमा लगती है। इसका लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक है, बहुत ही बड़ा इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन माना जाता है। ऐसा माना जाता है, अब ज़रा डिटेल में और थोड़ा सा समझिएगा कि ये इलाका आने वाले 900 मिलियन ईयर में, मतलब 90 करोड़ वर्षों में, 90 करोड़ वर्षों में ये इलाका टूट करके भारत के साथ आकर के मिल जाएगा। और वर्तमान में जहाँ पर मुंबई है वहाँ पर हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ बन सकते हैं। ठीक है, तो अंबानी साहब का घर जो उतना ऊंचा है, एक दिन वो एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ और। 900 मिलियन ईयर्स के पश्चात से ये जो इलाका है, इसको माना जा रहा है कि यहाँ पर एक नया समुद्र का निर्माण होगा, क्योंकि ये इलाका टूट करके अलग हो जाएगा और ये भारत की तरफ में आ जाएगा। आपने संवहनीय धाराएं पढ़ी होंगी और आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से भारत कभी इन्हीं इलाकों का हिस्सा हुआ करता था और टूट करके हिमालय के प्लेटों से आकर के टकराया है, यूरेशियाई प्लेटों से। तो ये जो इथियोपिया और ये इलाका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ये टूट जाएगा और टूट करके आकर के भारत के पास में मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और मुंबई के पास में जो महाराष्ट्र है अभी, जो भारत का पश्चिमी घाट है, वो कभी 900 मिलियन ईयर्स के पश्चात से एक बहुत बड़ा पहाड़ी जैसा हो जाएगा और उसके पहाड़ी होने से मानसून अवरोधित हो जाएगी। अर्थात भारत देश जो है वो डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, उसका कंप्लीटली मरुस्थल जैसा उसका बन सकता है। बाकी 900 मिलियन ईयर तक पृथ्वी पर मनुष्य रहें तब तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब ज़रा देखते हैं कि कहाँ पर हुआ है। धुआं और राख का गुब्बारा 14 किलोमीटर ऊंचाई तक गया है। हवा के साथ यह राख का बादल लाल सागर के ऊपर से होता हुआ यमन, ओमान और फिर भारत की तरफ बढ़ने लग गया है। सोमवार 24 नवंबर तक यह राजस्थान के पास से भारत प्रवेश कर रहा था और प्रवेश कर चुका है। कई सारे जगहों पर तो दिखाया गया है। अब यह धीरे धीरे उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, पूर्वी भारत, नॉर्थ इंडिया से होते हुए ये है, यहाँ से आएगा इधर उत्तर भारत और इस तरफ से ऐसे फैलेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विंध्य की श्रेणियाँ हैं तो ये इसको ऐसे ही फैलने के लिए मजबूर करती है। और हवा चूँकि शांत होता है इसलिए, और इस समय जो उत्तर पूर्व की दिशा से, उत्तर पश्चिम की दिशा से हवाएं आती हैं वो उत्तर के मैदान में बहती हैं बंगाल की तरफ में, तो इसके कारण से ये पूरी की पूरी इसी में चादर जैसी बिछ जाएगी। ओके, अब ज़रा देखिए आगे का क्या है। अफार क्षेत्र क्या है? अफार क्षेत्र इथियोपिया का ऐसा इलाका है जिसे देखकर लगता है कि हम धरती पर नहीं किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। इतना अद्भुत सा इलाका है। इथियोपिया का उत्तर पूर्वी कोना है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये इसको अफार का इलाका कहा जाता है और बड़ा ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाला इलाका है। ज़रा देखिए और क्या है इसमें। 3 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में एरिट्रिया, पूर्व में जिबूती, दक्षिण पूर्व में सोमालिया स्थित है। यहाँ से लाल सागर भी बहुत पास है, इसलिए हवा का रास्ता सीधा भारत में जाता है, इसलिए ज्वालामुखी का राख जो है वो भारत की तरफ में आ रही है। यहाँ की ज़मीनें खुद ब खुद फट गई हैं। पृथ्वी की 3 बड़ी प्लेटें अफ्रीकी, अरबी और सोमाली यहाँ पर धीरे धीरे अलग हो रही हैं, जिसके कारण से माना जा रहा है कि ये इलाका जो है यहाँ पर नया समुद्र बनेगा और आने वाले समय में यह अफ्रीकन महाद्वीप से टूट करके अलग हो जाएगा और एशियन महाद्वीप का हिस्सा बन जाएगा। भारत के पास में आकर के यह इलाका मिल जाएगा। दुनिया का सबसे गर्म और सबसे निचला इलाका में से एक है ये। समुद्र तल से डानकिन डिप्रेशन इसको कहा जाता है, डैनकिन डिप्रेशन इसको कहा जाता है। समुद्र तल से 125 मीटर नीचे, यानी समुद्र के स्तर से भी नीचे है। यहाँ साल भर में औसतन तापमान 34.6 डिग्री बना हुआ रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत तापमान में से एक है इसका। गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सी तक जाता है। इंसान 10 मिनट तक भी यहाँ पर आप खड़े नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर पाया जाता है। दल्लोल यह का गांव है जो दुनिया का सबसे बसा हुआ गर्म गांव में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग भी रहते हैं। ज्वालामुखी, लावा झीलें और रंग बिरंगे जहर वाले झरने हैं यहाँ पर, जो पॉइजन है उनमें इतना ज़्यादा जहरीले हैं कि वहाँ पर जीव जंतु भी नहीं निवास करते हैं। छोटे छोटे कीट पतिंगे और जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर। यहाँ 30 से ज़्यादा ज्वालामुखी है। एर्ता तले इसको कहा जाता है, एर्टा एले भी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र ज्वालामुखी जिसमें सालों साल
लावा की झील बहती रहती है। हायाली गुब्बी यही वह ज्वालामुखी है जो 10 सालों के बाद, 10,000 वर्षों के बाद से यहाँ पर फिर से फटा है। और यहाँ पर पहले से ज्वालामुखियाँ थी वो भी कहीं न कहीं इरप्ट ही थीं। ज्वालामुखी एक ऐसा है जिसको कहा जाता है एर्ता एले। ये जो है इसमें साल भर में और हमेशा से ही यह इरप्ट ही है और यहाँ पर लावा की जो एक तरीके से बहते हुए दिखते रहते हैं। ज़मीन में सल्फ़र, लोहा, नमक और तेजाब बहुत ज़्यादा है। एसिड बहुत ज़्यादा, इसलिए पीले, हरे, नीले, नारंगी रंग के जहरीले झरने और गीजर यहाँ पर मौजूद हैं। गर्म पानी के स्रोत यहाँ पर मौजूद हैं जो जहरीले हैं, जिनमें प्रवेश नहीं कर सकते, जिनमें छोटे छोटे जीव जंतु भी नहीं निवास करते हैं। नासा के वैज्ञानिक यहाँ मंगल ग्रह की रिसर्च करते हैं क्योंकि परिदृश्य बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है, वैसा ही परिदृश्य है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कई सारे रिसर्च भी किए जाते हैं। नमक का बड़ा सा मैदान भी इस इलाके में मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। इसके ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है कि इंडिया फ्रांस जॉइंटली मैन्युफैक्चर हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन। हैमर एयर टू ग्राउंड यानी कि यह जो है मुख्य रूप से एयरफोर्स के द्वारा विमानों में उपयोग किया जाएगा, फाइटर जेट्स में, जिसके द्वारा ग्राउंड के एरिया को टारगेट किया जाता है। हैमर इसका नाम है। भारत और फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस का है साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी है और भारत की BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर के हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इसको कहा जाता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इसको कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा सटीक और घातक है वह हथियार माना जाता है, इसका उत्पादन किया जाएगा। पूरा नाम इसका पता ही आपको, हैमर है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रीलिम एग्जाम में इसका आपसे फुल फॉर्म ही। प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है, स्मार्ट बम जैसा जो सटीक हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। रेंज 70 किलोमीटर तक का है। 250 किलो, 500 किलो, 1000 किलो तक के स्टैंडर्ड बमों पर यह फिट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा लीथल माना जाता है इसको। सभी मौसमों में काम करता है, दिन रात सभी मौसमों में यह काम करता है। जमीन से प्रभावित इलेक्ट्रॉनिक जंग के खिलाफ, मतलब इसको जैम नहीं किया जा सकता है, इसके नेटवर्क को बाधित नहीं किया जा सकता है, जैम नहीं किया जा सकता है। कम ऊंचाई से लॉन्च हो सकता है, उबड़ खाबड़ इलाकों में भी प्रभावी है। सटीकता बहुत ज़्यादा है, किलेबंद संरचना, बंकर इत्यादि को भी यह निशाना बना सकता है, तो इसको जरूर ही याद रखिएगा। राफेल और तेजस जैसे विमानों पर इसको मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना जो है वो तैनात करती है। जैसे लद्दाख स्टैंड ऑफ जो 2020 में चीन के साथ हुआ था, तो वहाँ पर हमने इसको तेजस के साथ में तैनात किया हुआ था। मुख्य फोकस जो है वो भारतीय वायुसेना है, हालांकि नौसेना के भी कुछ विमानों के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। स्वदेशीकरण इससे बढ़ावा मिलेगा, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो है उसमें भी मदद मिलेगा, जिसमें भारत सरकार ने ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि हम 60% से ज़्यादा हथियारों का उत्पादन अपने देश में ही करेंगे। तो हैमर को याद रखिएगा। इथियोपिया में जो घटना हुई है उसको याद रखिएगा। इथियोपिया का प्रभाव भारत तक पड़ने वाला है। इथियोपिया का ज्योग्राफी, उसका मैपिंग भी करवाया मैंने आपको। बिहार में यूरेनियम पॉल्यूशन के कारण को आपको समझाया है। समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहला समाधान तो यही है कि RO जैसे सिस्टम का उपयोग किया जाए जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसका कंज्यूम किया जाए, वही सबसे सही तरीका होता है। बाकी उर्वरक के उपयोग को लेकर के जन जागरूकता फैलाई जा सकती है, तो ये कुछ हम उपाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। 1 दिसंबर से आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है, आंसर राइटिंग, जिसमें कल जो मैंने GS2 का वीडियो अपलोड किया है और परसों अपलोड किया था, इसी सीक्वेंस हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो कंटेंट दे रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ, उसको लिखना आपको है। अब इससे ज़्यादा बेहतर तैयारी और क्या होती है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद आप सभी का।